फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमने बात करी थी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की। नाउ अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई मैक्सिमम प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किए गए हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रोविज़न हमने किस कंट्री से बोरो किया है। ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करूं सोर्स, एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये जो फीचर्स है हमने किस कंट्री से बोरो किया है। तो जो जापान से फ्रेंड्स हमने किया है वो किया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि जो जो लॉ के में बोला जाएगा, जो जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा होगा, हम वही फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें जो एक वर्ड आता है ड्यू प्रोसेस लॉ, इन दोनों में अंतर समझेंगे। इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लगता है, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री में ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो किया जाता है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहेंगे, तो जैसे कि हमने देखा है, सपोज हमारे यहाँ एक मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है जो कहता है कि 8 वीक बाद जो भी प्रेगनेंसी होगी अनवांटेड, वो नहीं की जाएगी, या कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो जो एक्ट कहेगा वही आपको, जो पुलिस जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा कि किसी भी इंसान की जान बच रही है या नहीं बच रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। सिमिलरली हमने देखा था दिल्ली रेप केस हुआ था 2012 में, जिसमें जो माइनॉरिटी था, हमारा प्रोसीजर ये कहता है कि 18 साल से कम माइनॉरिटी को सजाएं नहीं मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा उसमें 5-6 लोगों में से जो एक माइनॉर केस था उसको जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज के छोड़ दिया गया था। जबकि अगर हम यही एक्ट बात करें ड्यू प्रोसेस लॉ में ऐसा नहीं होता है। उसमें ये देखा जाता है कि उस एक्ट की पूरी सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यूज़, उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है लोगों पे, वो सब देख के ही एकदम जजमेंट किए जाते हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस लॉ, जो कि पहले वाला इंडिया में लागू होता है और दूसरे वाला अमेरिका में लागू होता है। नाउ अब हम दूसरी बात करेंगे जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया है वो लिया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। अगर हमने लिया है तो वहाँ से जो वर्ड्स आपने देखे होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये 4 वर्ड्स देख रहे हैं आप, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक्स। ये वर्ड आपको देखे देखे लग रहे होंगे बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज इन द प्रियम्बल। तो ये जो 4 वर्ड्स लिए हैं ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो प्रोविजन है किस कंट्री से लिया है, लिबर्टी वर्ड किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इक्वालिटी किस से लिया है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे USSR, जो कि आज की डेट में रशिया के नाम से जाना जाता है। इससे जो लिया है हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जस्टिस भी आपने देखा होगा प्रियम्बल में यूज होता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ये सब आपके प्रियम्बल में यूज होते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हमने फ्रेंच से लिया है और रशिया से मिला है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड जस्टिस। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 इमरजेंसीज होती हैं हमारी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज। बट उस समय हमारे कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, जो भी प्रोसीजर है वो हमने जर्मनी से लिया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक्चुअली में जब हमारा बाइकैमरलिज्म आया था तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने थे तो उनको डिवीजन ऑफ पावर दी गई थी। अब वो कानून किस पे बनाएंगे, तो उनके लिए हमने 3 लिस्ट बनाई थी और इन लिस्ट में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए जिस पे वो कानून बना सकती है। सो ऑल दोज सब्जेक्ट्स विच आर इन यूनियन लिस्ट, उसमें खाली यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल एंड स्टेट दोनों कानून बना सकती है। बस शर्त इसमें ये रहेगी, अगर दोनों के लॉ में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो जो सेंटर का जो लॉ होगा दैट विल प्रिवेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा से जो हमने लिया सबसे इम्पोर्टेंट है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे हम जानते हैं कि फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर, 2 लेयर होती है, सेंटर और आपकी स्टेट, बट पावर इस तरीके से डिवाइड की गई है कि सेंट्रल हमेशा क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जबकि स्टेट लिस्ट में आपके कम और लेस इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली जब भी इमरजेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट वायलेशन जब भी सस्पेंड हो जाते हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट में आ जाती है। आपकी स्टेट इमरजेंसीज़ में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने लग जाती है। तो इन दिस वे वे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फेडरेशन है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब बात करूँगा आयरिश, जो कि आयरलैंड के नाम से, जिसमें आपका DPSP हमने ली थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस पर हम अलग वीडियो बात करेंगे। तो जो हमने DPSP ली थी वो हमने आयरिश से ली थी, जो आज की डेट में आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे USA। USA बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखिए फंडामेंटल राइट्स इससे लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, कि यहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है जजिस का, वो आपका फिक्स्ड होता है। आपका इसमें कोई भी जो उनका रिमूवल है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं होता है। फिक्स्ड टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती है। इनका जो भी खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू की बात करी थी। जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी अपना जजमेंट देता है और बाद में अगर उसे लगता है कि उस जजमेंट में कोई कमी या गलत हो गया तो उसे रिव्यू करके अमेंड कर सकती है। तो जो ये हाई कोर्ट ये आता है 226 आर्टिकल के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 32 के द्वारा, जिसको B.R. अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको जानते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, हमने इससे लिया है। सिंगल सिटीजनशिप भी आपको पता होना चाहिए, हमने इससे लिया है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी हमने इनसे लिया है। कैबिनेट सिस्टम भी हमने इनसे लिया है। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्लियामेंट से रिगार्डिंग कोई भी वर्ड्स आता है तो आप इसमें सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ये हमने ब्रिटिश से लिया गया है। देन हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसमें से आपने क्या क्या लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इमरजेंसी के प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसमें। देन और क्या क्या हो सकते हैं आप बताइए सब। आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशंस का जो है वो इससे लिया गया है आपने। और बताइए फेडरल स्कीम जो होती है आपकी वो हमने इससे ली है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी आपका इसी से लिया गया है। जुडिशरी
हमने इसलिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने जुडिशरी लिया है, जबकि यूएसए से हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया है। सिमिलरली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, जबकि अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिए थे ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर आपको होता जाएगा। देन ये जो हमने पढ़े हैं ये सब मेजर एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोविजंस थे, जो कि हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स ने एक साथ इकट्ठा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th पॉलिटिकल साइंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी आपको चीज़ें प्रॉब्लम्स होते हैं तो यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।